वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग कोसी इंटीग्रल फार्मूला के बारे में पढ़ें। इससे ना केवल क्लोज्ड इंटरवल पर कई इंटीग्रेशन सॉल्व किए जाते हैं, बल्कि इसका यूज़ कई और रिजल्ट्स को प्रूफ करने में यूज होता है, जो कि काफ़ी नॉन ट्रिवियल हैं और एनालिटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर। इस वीडियो में हम लोग कोसी इंटीग्रल फार्मूला का स्टेटमेंट, प्रूफ, एग्जाम्पल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कोसी इंटीग्रल फार्मूला के स्टेटमेंट्स। तो लेट गामा बी ए सिंपल क्लोज्ड पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर। तो एक कर्व है गामा जो कि सिंपल है, यानी आपस में इंटरसेक्ट नहीं, क्लोज्ड है यानी उसके एंड पॉइंट्स जॉइंट हैं, पॉजिटिवली ओरिएंटेड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। उसके बाद एफ कोई एनालिटिक फंक्शन है इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन ओमेगा। तो एफ फंक्शन जो है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि एनालिटिक है इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन ओमेगा, यानी ओमेगा कैसा है, सिंपली कनेक्टेड, उसमें एक एनालिटिक फंक्शन है एफ, और ये ओमेगा कंटेन करता है गामा को। तो ये देखिए, ये अगर गामा है हमारा तो ये ओमेगा हो सकता है जो इसको कंटेन करता है, और इस गामा के अंदर इंटीरियर में एक पॉइंट है Z0। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है ओमेगा, एक एनालिटिक फंक्शन है एफ ऑन दिस सिंपली कनेक्टेड डोमेन, और गामा एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और उसके इंटीरियर में एक पॉइंट है Z0, तब ये फॉर्मूला होल्ड कर। और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हम ये इंटीग्रेशन करें ऑन दिस कर्व और उसे 1/2 पाई आई से मल्टीप्लाई करें तो वो फंक्शन के Z0 पर वैल्यू के बराबर होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑन दिस कर्व, लेकिन जो वैल्यू इससे आएगी वो एक इंटीरियर पॉइंट की वैल्यू, और इसलिए ये जो फॉर्मूला है या ये जो रिजल्ट है ये काफ़ी पिक्यूलियर है। यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं इस बाउंड्री पर, लेकिन जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो एक इंटीरियर पॉइंट पर यानी इनसाइड मिल रहा है। तो एक तरह से हम लोग इस बाउंड्री से अंदर के एक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ करने में जो सबसे पहला काम हमें करना है, हमें एक आर्बिट्री कंटूर को एक सिंपल कंटूर में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए सबसे जरूरी जो थ्योरम है वो है डिफॉर्मेशन थ्योरम। तो डिफॉर्मेशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझें कि ये जो पॉइंट Z0 है ये इस कर्व के इंटीरियर में है, और इंटीरियर पॉइंट का मतलब हम लोग जानते हैं कि ऐसा एक रेडियस r ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट ओपन बॉल, यहाँ पे मैंने क्लोज्ड बॉल लिया है क्योंकि हम मुझे बाउंड्री भी चाहिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लोज्ड बॉल ले सकते हैं, जो कि कंप्लीटली इनसाइड गामा होगा, इस गामा के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट Z0 जो है इस गामा के इंटीरियर में, और इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन भी है, वहाँ पे ओपन सेट का यूज होता है, लेकिन अगर आप उसकी बाउंड्री ले लेंगे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। और देखिए ये गामा कर्व को कौन इनक्लोज करता है, तो ये पूरा डोमेन ओमेगा, और ओमेगा क्या है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। इसका मतलब फंक्शन इस ओमेगा के सारे पॉइंट पर एनालिटिक। अब देखिए ये जो गामा है इसके इंटीरियर में ये कर्व है जो गामा से इंटरसेक्ट नहीं करता, तो इस बीच के रीजन में जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा। तो डिफॉर्मेशन थ्योरम से इन दोनों पर जो इंटीग्रेशन है वो सेम होगा। तो बाय डिफॉर्मेशन थ्योरम द इंटीग्रेशन अलोंग गामा इज सेम एज द इंटीग्रेशन अलोंग द सर्कल CR Z-Z0 मॉडुलो इसके बराबर हो जाए। अब देखिए इस स्टेप से होगा क्या कि इस कॉम्प्लिकेटेड कर्व पे इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, लेकिन इस सर्कल पे कंटूर इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं आसान है, क्योंकि सर्कल सबसे सिंपल पाथ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसको पैरामीटराइज करना काफ़ी इजी। अब हम लोग अपना इंटीग्रेशन देखते हैं। तो जो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ FZ डिवाइडेड बाई Z-Z0 ओवर द कर्व गामा। दिस इज इक्वल्स टू सेम इंटीग्रेशन ओवर दिस कर्व CR बाय डिफॉर्मेशन थ्योरम। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये जो न्यूमरेटर है FZ उसमें FZ0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, और इससे जो है ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, क्योंकि हमने इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया और वापस ऐड कर दी। इसके अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पार्ट को एक अलग इंटीग्रेशन में ले लेंगे
प्लस से अलग कर देंगे तो वो इधर हो जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम लोग एक इंटीग्रेशन में करेंगे। तो ये जो बनेगा ये हमारा I1 होगा, जबकि ये जो इंटीग्रेशन होगा ये हमारा I2 कहलाएगा। तो इस तरह I1 और I2 का जो सम होगा वो इस गिवन इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम लोग I1 और I2 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जो सर्कल है वो एक स्मूथ पाथ है, इसलिए उसे हम पैरामीटराइज कर लेते हैं। तो सर्कल का पैरामीटराइजेशन होता है सेंटर प्लस r टाइम्स e टू द पावर it, जहाँ r रेडियस है और t की वैल्यू पूरे सर्कल पे होगी 0 से लेकर 2 पाई। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि हमें जो है इसका डेरिवेटिव का भी ज़रूरत होता है, इसलिए इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये टर्म हो जाएगा 0 और ये i जो है जो t के साथ है वो बाहर आ जाएगा, तो ri e टू द पावर it हो जाएगा। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन I1 होगा वो होगा 0 to 2 पाई, जो कि इसकी लिमिट्स हैं, और z को हम लोग रिप्लेस करेंगे CRT से। तो यहाँ पर z की जगह हम लोग इसे पुट करेंगे और इसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे CR प्राइम t, जो कि ऊपर आ गया RI e टू द पावर IT, इसे I को पहले लिखा गया है, इनटू dt। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये Z0 कैंसिल हो जाएगा, ना ही Z0 बल्कि ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ I बचेगा, I dt। और I चूँकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन होगा t और लिमिट होगी 0 से 2, जो कि बराबर होगा I टाइम्स 2 पाई माइनस 0 और आंसर आएगा 2 पाई I। तो इस तरह जो पहला इंटीग्रेशन I1 की वैल्यू आई है वो आई है 2 पाई टाइम्स fz0। तो हमारा जो यहाँ पर इंटीग्रेशन I1 की वैल्यू आई है वो आई है 2 पाई टाइम्स fz0, और जब हम इसे दूसरी साइड भेज देंगे 1/2 पाई, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो fz0 इक्वल टू दिस, ये हमारा कोसी इंटीग्रल फार्मूला आ चुका है। इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड इंटीग्रेशन है I2 उसे हमें 0 दिखाना होगा। तो इसे 0 दिखाने के लिए हम लोग इस सेकेंड इंटीग्रेशन को एस्टिमेट करेंगे। तो सेकेंड इंटीग्रेशन में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एक टर्म आ रहा है fz माइनस fz0, और हम लोग जानते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन f है वो एक एनालिटिक फंक्शन है पूरे डोमेन ओमेगा पर। इसका मतलब है f जो है वो सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है, और इसलिए ये जो फंक्शन f है ये z0 पर कंटिन्यूस भी है। अब चूंकि फंक्शन f z0 पर कंटिन्यूस है इसलिए हम कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है, एक डेल्टा हमें मिलेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल z माइनस z0 लेस देन डेल्टा implies that their image fz माइनस fz0 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका कहने का मतलब है कि जब भी z और z0 की दूरी डेल्टा से कम होगी तो उनका इमेज जो होगा fz और fz0, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम होगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए हमारा ये डोमेन है और ये पॉइंट है z0 और डेल्टा काफ़ी बड़ा है। तो डेल्टा अगर बड़ा है तो इस कर्व के अगर बाहर है तो हमारे बहुत काम का नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल r है उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों सेट का, यानी दोनों में से हम मिनिमम रेडियस यूज करें। तो अगर r इक्वल टू मिनिमम ऑफ r एंड डेल्टा है तब भी कोई भी z अगर हम डोमेन में लें सच दैट z माइनस z0 लेस देन r, तो हमें ये जो हो गई ये इनइक्वालिटी तब भी सेटिस्फाइड होगी। क्यों? क्योंकि ये जो मिनिमम लेने से क्या होगा, या तो r डेल्टा के बराबर होगा या उससे भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम ऑपरेशन का यूज़ किया गया है। और इसलिए ये जो कंडीशन है ये कैपिटल R पर भी होल्ड करेगी। चूँकि ये जो R है वो ये स्मॉल r से छोटा या उसके बराबर है, तो अगेन डिफॉर्मेशन थ्योरम का यूज़ करके हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर CR इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर C कैपिटल R। तो ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो इंटीग्रेशन है वो सेम हो जाएगा अगेन बाय डिफॉर्मेशन थ्योरम। अब हम लोग ये जो सेकेंड इंटीग्रेशन है उसे एस्टिमेट करते हैं, यानी हम लोग दोनों साइड मॉड लेंगे। तो जब हम लोग जानते हैं कि जब ये मॉड इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा
तो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू यूज होगी। इसके बाद हम लोग न्यूमरेटर के बारे में जानते हैं कि न्यूमरेटर जो है हमारा इस सर्कल सी आर के अंदर एप्सिलॉन से छोटा है, तो द न्यूमरेटर इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि ये जो डिनोमिनेटर है, चूंकि ये इंटीग्रेशन सर्कल ऑफ रेडियस आर पर हो रहा है, यहाँ है हमारा पॉइंट जेड नॉट, जबकि इस सर्कल पे पॉइंट जेड है, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच ये हमेशा आर के बराबर होगा। इसलिए ये जो पूरी क्वांटिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू होगी एप्सिलॉन बाय आर टाइम्स मॉड डी जेड के। चूंकि ये दोनों नॉन निगेटिव और कांस्टेंट हैं, इसलिए मॉड का भी मतलब यहाँ नहीं रह जाता है और ये जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो हम लोग एप्सिलॉन बाय आर को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ मॉड डी जेड करेंगे ओवर द कर्व सी आर। तो ये जो मॉड डी जेड है ये लेंथ ऑफ कर्व है, और जब हम पूरे सर्कल का लेंथ निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई आर, और ये आर कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 2 पाई एप्सिलॉन। यानी ये जो सेकेंड इंटीग्रेशन है I2 का मॉड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन। अब जो ये एप्सिलॉन है ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कितना भी छोटा हो। तो जब हम एप्सिलॉन को बहुत छोटा बनाएंगे जीरो की तरफ, तो ये जो सेकेंड इंटीग्रेशन का मॉड है ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसका मतलब है कि I2 इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि मॉड ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू, तो दिस इम्प्लाइज दैट द सेकेंड इंटीग्रेशन इज ज़ीरो। और जब हम लोग इंटीग्रेशन में I1 और I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 यानी ज़ीरो। और जब हम लोग इस 2 पाई को दूसरी साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई टाइम्स दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू एफ जेड नॉट। तो इस तरह कोसी इंटीग्रल फार्मूला प्रूफ किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कोसी इंटीग्रल फार्मूला। तो कोसी इंटीग्रल फार्मूला के केस में कौन सा स्टेटमेंट? तो पहला स्टेटमेंट है इट रिलेट्स द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑन द बाउंड्री ऑफ द डिस्क इट्स वैल्यूज इनसाइड द डिस्क। तो अगर हमारा पाथ सर्कुलर है तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो बाउंड्री पर करेंगे, जबकि जो हमें वैल्यू मिलती है लास्ट में वो एक इंटीरियर पॉइंट पर तो ये जो ऑप्शन है ये एक करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग देखें तो ये वाला पार्ट पूरा सेम ही है, बस यहाँ पर डेरिवेटिव का यूज हुआ है। तो कोसी इंटीग्रल फार्मूला में डेरिवेटिव का यूज, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और जबकि ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग देखें कि यहाँ पर रियल फंक्शन और रियल फंक्शन के बारे में मेंशन किया गया है, और जबकि कोसी इंटीग्रल फार्मूला कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में होता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं। अब हम लोग कोसी इंटीग्रल फार्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको कर्व को ड्रॉ कर लेना है और सिंगुलैरिटी को ड्रॉ कर लेना, और एक अंदाज़ा लगाना है या तो एनालिटिकली या विजुअली कि ये जो सिंगुलैरिटी है क्या वो कर्व के अंदर है। अगर है तो यहाँ पर कोसी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई होगा। कोसी इंटीग्रल फार्मूला से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें जेड नॉट मिलेगा 0, एफ जेड मिलेगा e टू द पावर z प्लस साइन जेड, और जब हम जेड नॉट पुट करेंगे f में तो हमें मिलेगा एफ जेड नॉट इक्वल्स टू एफ ज़ीरो इक्वल टू ई टू द पावर 0 प्लस साइन 0, जो कि हो जाएगा e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, साइन 0 इक्वल टू 0, तो एफ जेड नॉट की वैल्यू आएगी 1। अब जो कोसी इंटीग्रल फार्मूला से जो गिवन इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू होगी 2 पाई टाइम्स एफ जेड ज़ीरो। तो यहाँ पर एफ जेड ज़ीरो की वैल्यू आई है 1 इंटू 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गिवन इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आई। तो इस तरह कोसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज जनरली किया जाता है। हालांकि कोसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में भी किया जा सकता है। जैसे अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखें कि हमारा जो कंटूर है वो मॉड z इक्वल टू 2 है, यानी सेंटर पर 2 रेडियस का सर्कल है, जबकि इसकी जो सिंगुलैरिटी है जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें जो सिंगुलैरिटी मिलेगी वो मिलेगी z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल टू 1, यानी एक सिंगुलैरिटी यहाँ है और एक सिंगुलैरिटी यहाँ। यानी इस केस में ये जो कंटूर है ये दो सिंगुलैरिटी को इनक्लोज कर रहा है, और ऐसे केस में हम लोग कोसी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या
कि हम लोग दो छोटे छोटे कंटूर लेंगे जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और दोनों ही कंटूर अलग अलग सिंगुलैरिटी को इनक्लोज करेंगे। चूंकि दोनों पॉइंट अलग अलग है इसलिए उनके बीच ऐसा सर्कल हमेशा बनाया जा सकता है और इस कंटूर का नाम हम लोग देंगे गामा 1 और ये जो सेकेंड कंटूर है इसका नाम देंगे हम लोग गामा 2। अब चूंकि बीच के रीजन में ये पूरा ही फंक्शन एनालिटिक है इसलिए इंटीग्रेशन ओवर दिस कर्व, इसे मान लीजिए हम लोग कैपिटल गामा कहें, दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ओवर दिस स्मॉल कर्व। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग अपना कंटूर ड्रॉ करेंगे, दोनों सिंगुलैरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे और दोनों सिंगुलैरिटी को अलग अलग छोटे छोटे कर्व में, नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व में इनक्लोज कर देंगे। अब जो गिवन इंटीग्रेशन होगा बाय डिफॉर्मेशन थ्योरम, चूंकि ये जो फंक्शन देखिए ये फंक्शन इस पूरे बीच के रीजन में एनालिटिक है इसलिए इंटीग्रेशन ओवर दिस गामा इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेम फंक्शन ओवर गामा 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेम फंक्शन ओवर गामा 2। ये जो है और यहाँ पर जो है ये तीनों एक्चुअल में बराबर ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इस फर्स्ट पार्ट में यानी गामा 1 के केस में हम लोग देखें तो 0 हमारी सिंगुलैरिटी, तो इसमें हम लोग z-0 वाला पार्ट नीचे रहने देंगे और जो भी पार्ट बचा रह जाता है उसे हम लोग ऊपर भेज दें। तो यही काम हम लोग सेकेंड गामा 2 के अंदर करेंगे कि यहाँ पे सिंगुलैरिटी 1 है तो z-1 डिनोमिनेटर में होगा और जो भी बचा हुआ पार्ट है उसे हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये अब दो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला के प्रॉब्लम में बदल चुका है। तो पहला प्रॉब्लम जो होगा उसमें 2 पाई टाइम्स ये जो f है वो ये है, जबकि z0 जो है यहाँ पर है z-0। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आएगी 2 पाई टाइम्स ये जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है 1/z-1 और इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर सिंगुलैरिटी है यानी z=0 पर। उसी तरह इस सेकेंड पार्ट में हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फंक्शन है वो है 1/z, तो यहाँ पर 1/z ले लेंगे और इस फंक्शन को हम लोग एवेल्युएट करेंगे जहाँ पर इसकी सिंगुलैरिटी है यानी z=1 पर। तो हम लोग देख सकते हैं गामा 1 में सिंगुलैरिटी 0 है जबकि गामा 2 में सिंगुलैरिटी 1 है और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में आंसर आएगा -1 जबकि इस केस में 1 पुट करने पर आएगा 1 और -1 + 1 हो जाता है 0, इसलिए जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी। तो इस तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस में जब कंटूर के अंदर एक से ज़्यादा सिंगुलैरिटी हो उसे भी हम लोग कोसी इंटीग्रल फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।